हेलो दोस्तों, हम सीटेट के बारे में दोस्तों हम पढ़ाते हैं। ये सीडीपी पेडागोजी का 18 नंबर का दोस्तों क्लास होगा। और मेरे इस चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो है दोस्तों, उसको आप जाकर देख सकते हैं। और जब आप लोग सीटेट का तैयारी करते हैं, चाहे 1 to 5 का करते हैं, चाहे 6 to 8 का करते हैं, मार्केट जाइएगा और किरण पब्लिकेशन का टेस्ट बुक लेकर आइएगा। टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाइए कि हम सीटेट में कितना मार्क ले आ पाते हैं। PYQ का टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ये 18 नंबर का क्लास है दोस्तों, और मेरे चैनल पे सब वीडियो बना हुआ है सीटेट का, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करना चाहिए। कैसा तरीका दोस्तों? इस 4 ऑप्शन हैं, इस चारों ऑप्शन जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होगा। अध्यापिका जो है किसका इस्तेमाल कर सकती है? बच्चा को खोजबीन करके सीखने का मौका देंगे, बच्चा में क्रिएटिविटी लाने का प्रयत्न करेंगे, बच्चा ज्ञान का खुद सृजन करने का मौका देंगे। बच्चा जब ज्ञान का सृजन करेगा वही राइट आंसर होता है। तो पढ़ते हैं दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, पढ़ेंगे दोस्तों। जिसमें संकल्पनाओं का प्रगतिशील जटिलता से सरल की ओर हो। पहले जटिल लिखा हुआ है दोस्तों, उसके बाद सरल लिखा हुआ है। पहले बच्चा को हम लोग सरल ज्ञान देते हैं, उसके बाद जटिल ज्ञान देते हैं, इसलिए ऑप्शन ये गलत होगा। जो अभिचिंतन अर्थात क्या होगा? अभिसारी चिंतन के बारे में बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग। जब एक प्रश्न का एक उत्तर होता है दोस्तों, उसी कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, को याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं आएंगे इसलिए। 3 नंबर दोस्तों पढ़ते हैं, जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। बच्चा खोजबीन करके पढ़ते हैं, सीखते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं, नया ज्ञान बनाते हैं, तो वही राइट आंसर होता है। तो इसका 3 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन है, जो विद्यार्थी के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। प्रतिद्वंदिता का अर्थ होता है कि कंपटीशन के भावना। बच्चे में प्रतिद्वंदी बच्चे को नहीं बनाना है, बच्चे को हमको एक दूसरे से कभी नहीं लड़ाना है, नहीं तुलना करना है। ये प्रतिद्वंदिता हमको नहीं करवाना, बच्चे को कंपटीशनर बच्चे को नहीं बनवाना है। तो दोस्तों इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? पढ़ते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन। अधिक से अधिक जोखिम, बच्चा को जोखिम भी नहीं देना है। पढ़ते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना, बिल्कुल नहीं दोस्तों। व्यक्तिगत विभिन्नता को सम्मान देंगे, आदर करेंगे और उसको ध्यान में दोस्तों रखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखेंगे, बल्कि नज़रअंदाज नहीं करेंगे। 4 नंबर ऑप्शन है अनम्य, यानी कि गैर लचीली, यानी कि लचीलापन लाना है पढ़ाने में, ये बोलता है लचीलापन नहीं लाना है। गैर मिस होता नहीं, अनम का वही अर्थ हुआ दोस्तों शैक्षणिक कार्य प्रणाली, यानी कि बोलता है 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों बोल रहे हैं कि बच्चे में गैर लचीलापन होना चाहिए, नहीं, ये गलत है। हमको लचीलापन चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए। बच्चे के टाइम टेबल में फ्लेक्सिबल चाहिए, विद्यालय के टाइम में फ्लेक्सिबल चाहिए, और बच्चे में फ्लेक्सिबल चाहिए, और पाठ जो कंटेंट पढ़ाते हैं दोस्तों उसमें भी फ्लेक्सिबल चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे 2 नंबर। विकर्षण को न्यूनतम होना, विकर्षण जो है दोस्तों उस बच्चा को न्यूनतम करेंगे, आकर्षण के प्रति बच्चे को जागरूक करेंगे। यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। विकर्षणों का न्यूनतम होना, यानी कि विकर्षण से बच्चा को दूर रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो 4 ऑप्शन दोस्तों पढ़ते हैं, सम्मिलित एकीकृत करके पढ़ते हैं दोस्तों। अलगावी शिक्षा, यानी कि अलग अलग पढ़ाना, नहीं पढ़ा सकते दोस्तों। केवल व्यावसायिक
शिक्षा। जब दोस्तों व्यवसाय आ जाएगा ऑप्शन को काट दीजिएगा। और केवल व्यवसाय का अर्थ तो दोस्तों हम बच्चे को नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते हैं, रोजगार के लिए नहीं पढ़ाते हैं, व्यवसाय के लिए हम बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, ना ही हम परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाते हैं। बच्चे में खोजबीन करके बच्चे के विकास के लिए दोस्तों हम पढ़ाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएगी समावेशी शिक्षा, जहां दुनिया के सभी बच्चा को एक साथ मिल कर पढ़ाएंगे, सभी बच्चे को जोड़ कर पढ़ाएंगे। प्राचीन ज्ञान को, पहले पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ कर पढ़ाएंगे, बच्चे को आपस में सभी बच्चा को जोड़ कर पढ़ाएंगे, बच्चे को एकत्रित करके पढ़ाएंगे। तो वही राइट आंसर होता है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 4 नंबर दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए। पढ़ते हैं दोस्तों इस चारों ऑप्शन में कौन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करें, ये सही बात है। विविधता का अर्थ होता है कि सभी बच्चा अलग अलग संस्कृति सभ्यता से आते हैं, उसका सम्मान देंगे, आदर करेंगे, उसको पोषित करेंगे, सही बात है। रूढ़िवादों और नामीकरणों को बढ़ावा देना। नामीकरण को तो बांटना, बच्चे को हम बांट नहीं सकते हैं। अगर बच्चे को अगर बांट देंगे तो बच्चे में हीन भावना आ जाएंगे और बच्चे दुखी हो जाएंगे, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन गलत है। योग्यताओं के बारे में सतत धारणा को पोषित करना, ये भी हमको दोस्तों नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो बच्चे बांट जाएंगे ना, इसलिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना। प्रतिस्पर्धा का अर्थ तो दोस्तों कंपटीशन करवाना, तो हम कंपटीशन करवा नहीं सकते हैं क्योंकि सभी बच्चा अलग अलग होते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग सभ्यता से आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होता है सीटेट में। इस चारों में जो बेस्ट आंसर होगा वही राइट आंसर होगा। सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन नहीं दोस्तों, हमको ऐसा साल में पहले, बाद में, बीच में हमको मूल्यांकन नहीं करवाना है बच्चे से। सत्र के अंत में मूल्यांकन हमको नहीं करवाना है, ऐसा मूल्यांकन। मुख्यतः आधा कार्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन नहीं, हमको मूल्यांकन करवाना ही नहीं है, आज नहीं कल नहीं, हमको प्रत्येक दिन मूल्यांकन करना है कि बच्चे में विकास आया है कि नहीं। इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। मूल्यांकन रोज करना है बच्चे का, बच्चे में विकास आया है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। 6 नंबर दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में मददगार है। जहां दोस्तों ये ऑप्शन दिख जाएगा उसको टिक मार दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। a+b के होल स्क्वायर अगर सूत्र बच्चे से पूछिएगा बता देंगे, उसमें बच्चे में कुछ भी विकास नहीं आएगा। भारत का पहला राष्ट्रपिता कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, तो बच्चे से पूछिएगा तो बता देंगे, इसमें बच्चे में विकास नहीं आ पाएंगे। बाल दिवस किस तारीख पर को मनाया जाता है, बच्चे बता देंगे इसमें, यानी कि तारीख कब आते हैं, बाल दिवस कब मनाया, 14 नवंबर। बच्चे में विकास नहीं आएगा। जब आप बच्चे से ये पूछिएगा कि हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, जिसमें बच्चे को खुद ज्ञान के सृजन करने का मौका मिलता है, जिसमें बच्चा खुद दिमाग का यूज करते हैं, अपने माइंड का यूज करते हैं, बच्चा खुद चिंतन जिसमें करेगा दोस्तों वो राइट आंसर होता है। जिसमें बच्चा चिंतन करते हैं, जिसमें बच्चा को सोचने का मौका मिलता है, जिसमें बच्चा ज्ञान का सृजन करता है, वही राइट आंसर होता है दोस्तों। इसका 3 नंबर इसलिए दोस्तों ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कारक अधिगम को प्रभावित। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जो हम सीखते हैं, तो इसके लिए हम जरूरी है, प्रेरणा का भी दोस्तों जरूरी है, सामाजिक संदर्भ में भी होना जरूरी है, संवेग भी होना जरूरी है, और
शिक्षा शास्त्र के उपागम भी होना जरूरी है। इसका राइट आंसर ये सही हो जाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर चारों सही है। 8 नंबर दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका के प्रारंभिक समझ आ जाते हैं? बच्चे कब समझने लगते हैं कि हम पुल्लिंग है, हम स्त्रीलिंग है, ये लड़का है, ये लड़की है? कब बच्चा समझना चालू कर देता है? तो 4 वर्ष की उम्र में। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 4 वर्ष सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 9 नंबर दोस्तों प्रश्न है। एक प्रगतिशील कक्षा में डैश पढ़ते हैं दोस्तों चारों ऑप्शन और देखते हैं कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है। इसमें जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होगा दोस्तों, इस बातों को याद रखिएगा। शिक्षण पाठ पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। सबसे बड़ा सभी के केंद्र में बच्चा ही है। सभी जन योगात्मक परीक्षा पर बल देना, ये दोस्तों बल लिखा है, योगात्मक परीक्षा पर बल देना, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? योगात्मक परीक्षा जो है बच्चे को मार्क देता है, अंक देता है, ग्रेड देता है, जिससे बच्चे बढ़ जाते हैं फर्स्ट में, कोई सेकेंड में, कोई थर्ड में, और हम बच्चे को बांट नहीं सकते हैं। इसलिए ऑप्शन दोस्तों ये गलत है, योगात्मक परीक्षा, इनको याद रखिएगा। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये सही बात है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं जब पढ़ते हैं, याद करते हैं, जब खोजबीन करके बच्चा सीखते हैं। क्रिएटिविटी बच्चा माना जरूरी है। 4 नंबर ऑप्शन है। अध्यापक दंड पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देते हैं, यानी कि दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, मार्क बताते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बच्चे को आप कभी भी दंड नहीं दे सकते हैं, पुरस्कार नहीं दे सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। बच्चे को आप निर्देश नहीं दे सकते हैं। आदेश देने का बात दूर जाए, आप बच्चे को निर्देश नहीं दे सकते हैं। आप बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यहाँ दंड भी देना दोस्त इसलिए गलत है। आप बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, डरा नहीं सकते हैं। स्कूल के टाइम में दोस्तों फ्लेक्सिबल रहिएगा। दोस्तों इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर दोस्तों प्रश्न है। पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण दोस्तों? 4 ऑप्शन है दोस्तों। 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, बच्चे को अलग नहीं करना है, बच्चे को एक साथ पढ़ाना है, जोड़ के पढ़ाना है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है, ये सही बात है। उन विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए। दोस्तों बच्चे को कभी भी अनदेखा हम नहीं कर सकते हैं, बच्चे को हम ध्यान में रख सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बच्चे को सम्मान देना है, आदर करना है, इसलिए ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए, ये भी दोस्तों ऑप्शन गलत है। बच्चे को ट्यूशन नहीं भेज सकते हैं, याद रखिए। जहाँ ट्यूशन बच्चे को देगा भेजने के लिए ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है। गुणज वेकल, जिसको दोस्तों डिसकैलकुलिया कहते हैं। गुणज वेकल को क्या कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों? डिसकैलकुलिया। और डिसकैलकुलिया पर कैलकुलेटर पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? जोड़ घटो गुना भागा करते हैं। कैलकुलेटर पर हम लोग क्या करते हैं? जोड़ घटो गुना भागा करते हैं ना। तो गणित से संबंधित विकार है डिसकैलकुलिया, गुना, तो समझ लीजिए गणित से संबंधित विकार होंगे। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दृष्टिवादिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? देखिए, अगर बच्चा देख नहीं पाते हैं उसको सुनने वाला चीज़ देना है। देखिए ब्रेल लिपि, ये सही बात है, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए छू कर पढ़ लेंगे। स्पर्शनीय चित्र स्पर्श करके बच्चा पढ़ लेंगे, ये सही बात है। लिपि की मदद देना, चलिए इसको देख लेते हैं। ये लिखित परीक्षा जब आएंगे बच्चे कैसे देंगे लिखित परीक्षा? जो दृष्टिबाधित से जो विद्यार्थी वो लिखित परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो यही दोस्तों गलत है, और गलत के भाई गलत आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं।
13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी में देखा जाता है। स्वलीनता ग्रसित, जो बच्चा खुद में लीन रहते हैं, जो बच्चे किसी से बात नहीं करते हैं, जो अपनी दिनचर्या को बार बार दोहराते रहते हैं, ये सब जो बच्चा खुद में लीन है और बच्चा एक ही काम को करते रहते हैं, तो दोस्तों ग्रसित देखा जाता है। क्या कर दो, संज्ञान नम्यता है, उस संप्रेषण कौशल तो उसमें कभी हो नहीं सकते, ऐसे बच्चे बात नहीं करते हैं। दिनचर्या में निरंतर बदलाव की चाह, ऐसे बच्चे दिनचर्या में बदलाव भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएंगे, पुनरावृत्तीय व्यवहार, एक ही व्यवहार को करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, इसको दोस्तों समझिएगा। इसको दोस्तों रेशमी कर लेते हैं। रेशमी 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी है और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है। ऐसे बच्चे देख पढ़ने में ये तेज़ लग रहा है दोस्तों, ये बच्ची पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो ये बच्ची क्या होगी, ये प्रतिभाशाली बच्चे है। ये बच्चे क्या प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड स्टूडेंट है दोस्तों, इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। स्वलीनता ऑटिज्म को कहते हैं, जो बच्चा खुद में लीन रहते हैं और एक ही काम को करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। पठन विकल, जब बच्चे अंक पढ़ नहीं पाते हैं वो पठन विकल उसको कहते हैं। मानसिक विकलांगता, जो बच्चे का दिमाग तेज नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बच्चे सबसे बेहतर डैश दोबारा सीखते हैं। बच्चे कब सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ड्रिल और प्रैक्टिस दोस्तों जहाँ भी सीटेट में देख लीजिएगा, ये निगेटिव वर्ड है, ये कभी सही हो नहीं सकता है। ड्रिल और प्रैक्टिस को दोस्तों सबसे पहले आप काट दीजिएगा, ये निगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय नकल, ये भी दोस्तों निगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय नकल करेगा तो बच्चा में विकास आ सकता है। आप अपना कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा चारों ऑप्शन पर। कंठस्थ स्मरण, जब बच्चा कंठस्थ स्मरण करेंगे तो बच्चा को याद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएंगे, बच्चे को खोजबीन करके माध्यम से पढ़ाते हैं, बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाते हैं, बच्चे को वास्तविक उदाहरण दे के पढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे, खोजी अधिगम। दोस्तों वीडियो पसंद आया है आपका तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हो गया ख़त्म दोस्तों। आप अगर मेरा सब वीडियो को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और हमको सपोर्ट कर सकते हैं।